गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बीते 8 महीनों में घरेलू राजनीति से लेकर विदेश नीति तक एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये बदलाव बीते साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस की सत्ता संभालने के बाद आया है। शेख हसीना का रुख भारत के लिए नरम था, जबकि मौजूदा अंतरिम सरकार चीन की तरफ झुकी हुई है। मोहम्मद यूनुस ने बीते महीने ही चीन का दौरा करके कई अहम समझौते किए हैं। चीन भी बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि वो भारत की क्षेत्रीय ताकत को कम करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान भी बांग्लादेश में दखल बढ़ा रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का सबब बन रहा है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश को 2028 तक बिना शुल्क के सामान बेचने की सुविधा देने का वादा किया है। बांग्लादेश को चीन से 2.1 अरब डॉलर के निवेश, लोन और ग्रांट का भरोसा भी मिला है। इसके अलावा चीन रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद करने और म्यांमार के साथ बातचीत करने में भी बांग्लादेश की मदद कर रहा है। हालिया महीनों में भारत में इलाज कराने वाले बांग्लादेशियों की संख्या में कमी देखी गई है। चीन उनका नया ठिकाना बन रहा है। बांग्लादेश को साल 2026 में सबसे कम विकसित देश एलडीसी का दर्जा मिल सकता है। इसके बाद भी चीन उसे कर्ज की सुविधा देता रहेगा। चीन ने बांग्लादेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौता और निवेश समझौते पर बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। चीन ने मोंगला बंदरगाह के लिए $400 मिलियन और चीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए $350 मिलियन और तकनीकी सहायता के लिए $150 मिलियन बांग्लादेश को देने का फैसला लिया है। मोहम्मद यूनुस ने चीन से नदियों और पानी के प्रबंधन के लिए 50 साल की योजना बनाने का भी अनुरोध किया है। इससे भारत के साथ तनाव बढ़ाए बिना लंबे समय तक सहयोग किया जा सकता है। इस रणनीति से बांग्लादेश चीन के साथ काम करते हुए भारत के साथ पानी के बंटवारे के मुद्दे को भी संभाल सकता है। पहले चीन को बांग्लादेश के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन माना जाता था, लेकिन अब वह बांग्लादेश के सेवा क्षेत्र में भी प्रवेश कर रहा है। हालिया वर्षों में दुनिया भर की बड़ी ताकतें इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान दे रही हैं। ऐसे बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण स्थान बनकर उभरा है। अंतरिम सरकार अपनी विदेश नीति में व्यापार और आर्थिक विकास पर जोर दे रही है, लेकिन वह सुरक्षा से जुड़े बड़े सौदों से बच रही है। इससे बांग्लादेश को चीन और अमेरिका के संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। भारत ने कई मौक़ों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कार्यशैली पर चिंता जताई है, लेकिन अमेरिका ने ढाका के कदमों का विरोध नहीं किया है। इससे क्षेत्र में भारत का प्रभाव कम हो सकता है। ये बात करें मालदीव की। बांग्लादेश के बाद मालदीव ने भी इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव की संसद में इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक संशोधन पास किया गया है। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद ने आज आव्रजन अधिनियम में संशोधन के पक्ष में मतदान किया है, जो फिलिस्तीन के खिलाफ अत्याचार बंद होने तक इजरायली पासपोर्ट पर यात्रा करने वालों के लिए मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें कि इजरायली पासपोर्ट धारकों को मालदीव में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पिछले साल 29 मई को विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी के सांसद मिकौल अहमद नसीम ने पेश किया था। मालदीव की संसद ने करीब 308 दिनों के बाद इस प्रस्ताव को कल शिक्षा सेवाओं की समिति 241 समिति में विधेयक की समीक्षा की गई, उसे पारित कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक संसद में विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। हालांकि विधेयक पारित होने से पहले इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। सबसे बड़ा बदलाव विधेयक में उस खंड को हटाना है जिसमें कहा गया कि इजरायली पासपोर्ट धारकों, जिनमें दोहरी नागरिकता वाले भी शामिल हैं, उनके भी मालदीव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। संसद में जिस प्रस्ताव को पारित किया गया है, उस विधेयक में सिर्फ इजरायली पासपोर्ट पर मालदीव की यात्रा करने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह बदलाव मालदीव आयोजन द्वारा समिति को सूचित किए जाने के जवाब में लगाया गया था कि विधेयक को लागू करने का यही एकमात्र तरीका है। बिल के मुताबिक इजरायली पासपोर्ट धारक भी देश में प्रवेश कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास दोहरी नागरिकता हो और वे दूसरे देश के पासपोर्ट के जरिए यात्रा कर रहे हों। हालांकि एमडीपी ने बहस में इस बदलाव का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने भी बिल को पारित करने में पक्ष में मतदान किया। मालदीव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीन में चल रहे नरसंहार को खत्म करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है। हालांकि संसद ने आज बिल पारित कर दिया, लेकिन मालदीव के मंत्रियों की कैबिनेट ने पहले भी इजरायली पासपोर्ट के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया था। मालदीव और इसराइल के संबंध कभी अच्छे रहे भी नहीं हैं। हालांकि कई बार दोनों देशों के बीच के रिश्ते में हलचल जरूर देखने को मिली है। 1965 में जब मालदीव को सत्ता मिली थी, तब इसराइल उन चुनिंदा देशों में था जिसने सबसे पहले मालदीव को मान्यता दी थी, लेकिन मालदीव की मुस्लिम आबादी हमेशा से इसराइल के खिलाफ रही है। मालदीव और इसराइल के बीच सीमित डिप्लोमेटिक संबंध रहे हैं और कई इसराइली कृषि वैज्ञानिक और मेडिकल एक्सपर्ट मालदीव में काम भी कर चुके हैं, लेकिन मालदीव ने कभी डिप्लोमेटिक संबंध को विस्तार देने के लिए काम नहीं किया। इससे पहले 2014 में भी गाज़ा पर हमला करने के बाद मालदीव ने इसराइल के लोगों को वीज़ा देने पर बैन लगा दिया था। आइए हम चीन और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात करें। क्या चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को तोड़ना शुरू कर दिया है? क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज की नाकामी का असर चीन और पाकिस्तान के संबंधों को पड़ना शुरू हो चुका है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में
भारत और अमेरिका के खिलाफ जमकर आरोपों की बरसात की गई है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान और चीन का रिश्ता काफ़ी मजबूत हुआ है, लेकिन दुश्मन ताकतों को ये रिश्ता हजम नहीं हो रहा है। अखबार के ओपिनियन में पूर्व राजदूत और पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर रजा मोहम्मद ने लिखा है कि चीन एक वास्तविक दोस्त की तरह अंतर्राष्ट्रीय मंचों को पाकिस्तान का समर्थन करता है और पाकिस्तान भी ऐसा ही करता है। चीन पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसके बलिदान का स्वीकार करता है, जबकि पाकिस्तान ने एक चीन नीति और सिंजांग, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर पर चीनी नीतियों पर अपना समर्थन दोहराया है। लेकिन कुछ वैश्विक शक्तियों को इसको लेकर ऐतराज़ है। डॉक्टर रजा मोहम्मद ने लिखा है कि फरवरी 2025 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग की यात्रा की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीपीसी को लेकर नए समझौते किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिक्षा, संस्कृति समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौते हुए। लेकिन इन सकारात्मक घटनाओं के बावजूद पड़ोसी देश और विदेशों के कुछ लोगों की तरफ से अपने स्वार्थ के चलते पाकिस्तान चीन संबंधों को नकारात्मक रूप से पेश किया जा रहा है। डॉक्टर रजा मोहम्मद ने तर्क देते हुए लिखा है कि चीन के कर्ज को जाल बताकर प्रचारित किया जाता है, जबकि 5 दिसंबर की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाहरी कर्ज में चीनी हिस्सेदारी सिर्फ 22% है, जिसका मतलब है पाकिस्तान के ऊपर चीनी ऋण सबसे ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा चीनी कर्ज काफ़ी नरम है, बार बार ऋण भुगतान को या तो स्थगित किया जाता है या पुनर्निर्धारित किया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका पर भी चीन का 1 ट्रिलियन से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर बकाया है। एशिया के कई विकसित देश और अन्य देश एफडीआई और ऋण के माध्यम से आगे बढ़े हैं, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर चीन का कर्ज है। इसमें चिंताजनक क्या है? सीबीसी भी मुख्य रूप से एक एफडीआई परियोजना है। इसका केवल 17% प्रत्यक्ष ऋण है। यानी पाकिस्तानी पूर्व राजदूत ने चीनी ऋण का बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें ये नहीं लिखा कि चीन पाकिस्तान की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि सीपी से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ है। पाकिस्तानी पूर्व राजदूत ने लिखा कि अमेरिका, उसके सहयोगी देश और भारत चीन को कट्टर प्रतिद्वंदी मानने के बावजूद उसके साथ व्यापार करते हैं। व्यापार की मात्रा अरबों डॉलर की है। यूरोपीय संघ 1212 बिलियन डॉलर, अमेरिका 666 बिलियन डॉलर, जापान 217 बिलियन डॉलर, भारत 136 बिलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया 228 बिलियन डॉलर और ब्रिटेन 98 बिलियन डॉलर, जबकि व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में है। फिर भी पाकिस्तान की चीन के साथ निकटता के लिए आलोचना की जाती है। उन्होंने लिखा कि बीआरआई विरोधी ताकतें बीआरआई और पाकिस्तान चीन संबंधों को बदनाम करने की दुनिया की राय को आकार देने के लिए सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान चलाती हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पूर्व राजदूत ने पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए रॉ को जिम्मेदार ठहराया दिया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में शांति के लिए फंडिंग में रॉ की संलिप्तता कई सबूतों में साबित होती है, जैसे कि ग्वादर में पीसी होटल पर 2019 के हमले में रॉ के संचालकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग, भारतीय बैंकों का उपयोग करके रॉ और आतंकवादियों के बीच पैसे के लेन देन का पता लगाना, अफगानिस्तान में टीटीपी नेतृत्व को भारत की तरफ से दिए गए $8,82,000 और सीपीसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित 700 आतंकवादी, मानवीय सहायता की आड़ में भारत द्वारा बदमाशों को फंडिंग करने के पुष्ट सबूत भी सामने आए हैं। डॉक्टर रजा मोहम्मद ने अपने लेख में दलील देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में यूरेशिया को दुनिया से जोड़ने की बहुत संभावना है। इस तरह की कनेक्टिविटी व्यापार, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन पूरे क्षेत्र के सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत यूरेशिया के साथ अपने व्यापार के लिए पाकिस्तान के माध्यम से संचार की जमीनी लाइनों से लाभ उठा सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब वह इस अवसर को सकारात्मक रूप से लेने और इस पूरे का हिस्सा बनने का फैसला करता है। यानी उन्होंने चीन पाकिस्तान संबंध के खराब होने के लिए भारत और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी जनता को सीपीसी के फायदे बताने के लिए ऐसा लिखा गया है। ये अब बात करें अमेरिका की। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में अब हिंदू फोबिया और मंदिरों पर हमला करने पर कड़ी सजा मिलेगी। राज्य की सीनेट में सीनेटर स्टील ने विधेयक 375 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद हिंदुओं में खुशी की लहर है। उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन कोहना ने स्वागत किया है। यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी राज्य ने वैधानिक स्तर पर ऐसा कदम उठाया है। उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन कोहना ने कहा है कि वह जॉर्जिया सीनेट में सीनेट विधेयक 375 की शुरुआत का गर्व से स्वागत करता है। संगठन ने इसे राज्य दंड संहिता में हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी घृणा को औपचारिक रूप से मान्यता देने का ऐतिहासिक कदम कहा। संगठन ने कहा कि यह ऐतिहासिक कानून प्रवर्तन और राज्य एजेंसियों को पूर्वाग्रह और भेदभाव की घटनाओं का दस्तावेजीकरण और प्रतिक्रिया करते हुए हिंदू फोबिया को ध्यान में रखने में सक्षम बनाता है। संगठन के सह संस्थापक और उपाध्यक्ष राजीव मेनन ने कहा है कि यह जॉर्जिया और पूरे अमेरिका में हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न केवल हिंदू विरोधी घृणा की बढ़ती घटनाओं का जवाब है, बल्कि ये इस बात की पुष्टि भी है कि हमारा समुदाय कानून के तहत समान संरक्षण का हकदार है, इसमें योगदान देता है और समान सुरक्षा का हकदार है। संगठन ने कहा कि जॉर्जिया के हिंदुओं के नेतृत्व और वकालत के बिना विधायी प्रयास सफल नहीं हो पाता, जिसके सांसदों के साथ गहन जुड़ाव और ज़मीनी स्तर पर लामबंदी ने
विधेयक को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगठन ने कहा कि यह समर्थन हिंदू धर्म को मानने वाले सभी अमेरिकियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जॉर्जिया पीएसी के हिंदू बोर्ड के सदस्य शोभा स्वामी ने कहा है कि बिल पेश करने वाले सीनेटर स्टील हमेशा से हिंदू समुदाय के कट्टर समर्थक रहे हैं। हिंदू फोबिया से लड़ने के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमारे लिए आशा की किरण रही है। सीनेटर स्टील ने 4 अप्रैल को सीनेटर इमैनुअल जोन्स, जेसन एस्टेवस और क्लिंट डिक्सन के साथ जॉर्जिया स्टेट सीनेट में विधेयक 375 पेश किया। सीनेटर स्टील और डिक्सन रिपब्लिकन पार्टी से है और सीनेटर जोन्स और एस्टेवेस डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। एक्स पर एक वीडियो में स्टील ने कहा कि सीनेट बिल 375 जॉर्जिया और संभवतः पूरे देश में अपनी तरह का पहला बिल है जो राज्य के आपराधिक कोड में घृणा अपराधी की सूची में हिंदू फोबिया को जोड़ता है। इसका मतलब है कि अगर कोई हिंदू के खिलाफ उसकी आस्था के आधार पर कोई गैर कानूनी काम करता है तो इस अपराध के लिए सज़ा बढ़ा दी जाएगी, जैसे कि हमने पिछले साल बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में देखा है। इस प्रकार के अपराध को जॉर्जिया राज्य में कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश में इसके लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस साल के विधायी सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन अगले जनवरी में सत्र फिर से शुरू होने पर विधेयक पर कार्रवाई की जाएगी। यह विधेयक संभवतः पहले सीनेट न्यायपालिका समिति के पास जाएगा। क्योंकि मैं इस नीति समिति में काम करता हूँ, मुझे विश्वास है कि इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्हें सभी से जॉर्जिया के धार्मिक घृणा से मुक्त राज्य बनाने, धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करने और हिंदू फोबिया को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.